नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हम लगातार ये तीसरे दिन कार्यक्रम कर रहे हैं पश्चिमी यूपी में, क्योंकि हो ये रहा है कि आप कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, उसमें एक नफरती चिंटू जरूर है जो खबर में है। तो नफरत की तासीर तो तैयार कर दी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, असलियत क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। और आज खबरों की खबर में हम यही करेंगे, क्योंकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पर ग्राउंड पर हैं। घूम घूम करके वो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो तासीर तैयार की जा रही है और जो जमीनी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक पूरब एक पश्चिम, या एक उत्तर एक दक्षिण। अब नफरत की तासीर की असलियत क्या है, आपको एक एक करके वो बताते हैं। तो समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन के बंदूक वाले बोल पर राजनीति तेज हो गई, लेकिन सवाल जो है वो कांग्रेस के तौकीर रजा खान से भी पूछा जा रहा है, जिन्होंने ये बोला कि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा। ऐसे बोल बोलने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। वहीं लोनी के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको भी इसी से नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि उनका एक बयान था, न अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। आप देख रहे हैं एकदम साफ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। एक सपा का प्रत्याशी जिसके पुराने वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं नफरत फैलाते हुए, उनके खिलाफ एक कोर्ट में मामला भी था, वो अरेस्ट हो गए। अब उनकी बहन, नाहिद हसन की बहन इकरा चुनाव लड़ रही हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नफरत की यह तासीर गर्म की जा रही है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत से अलग है ये राजनीतिक हकीकत? कैराना में सबसे बड़ी बात यह है कि ध्रुवीकरण मुद्दा है ही नहीं। और यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां मैदान पर गए। बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू पलायन की सियासी मुद्दा बनाने वाली कैराना विधानसभा के लोगों के लिए हिंदू मुसलमान और पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। कैराना में भले ही हिंदुओं के पलायन और नाहिद हसन के मुद्दे पर सूबे की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन कैराना बाजार में 30 साल से दुकानदारी कर रहे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता के चेहरे पर बेफिक्री है। ये अनिल गुप्ता जी जो है वो व्यापार मंडल के कैराना के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं योगी जी के साथ में भी इनकी तस्वीर है, हरीश रावत के साथ में भी तस्वीर है, राज बब्बर के साथ में तस्वीर है, और नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं। 30 साल से कैराना के इसी जगह पर अनिल गुप्ता जी व्यापार कर रहे हैं। जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैराना आपका जो है उसे टीवी में बड़ा खूंखार नजर आता है। जी जी। आप अभी तक व्यापार कर कैसे रहे, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। नहीं देखिए, हम व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं, तो आपने बता ही दिया। करीब करीब पूरा बाजार के जितने व्यापारी हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे मीटिंग होती रहती है, सबकी बात होती रहती है, और मैं खुद यहाँ का बाशिंदा हूँ। तो जो यहाँ के बारे में बनाई है वो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, रही बात बदमाशी की, यहाँ बदमाशी जरूर थी। अच्छा। सपा सरकार में। तो नाहिद हसन की बात आती है कि उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया जी, उनके बारे में क्या आप लोगों का तासुर है, क्या उनके बारे में सोच है? नहीं देखिए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कैराना में रहता हूँ 30 साल से। यहाँ के बड़े माननीय विधायक जी हमारे भाई, देखे मुझे तो कोई ऐसी बात लगती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज कैराना में शांति है तो कहीं ना कहीं उनका भी मौन एक तरह से मतलब इसमें योगदान है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कायस्थबाड़ा के उस इलाके में जहां से पलायन की खबरें 2014 में पहली बार उठी। पुनीत गोयल है हमारे साथ में, ये लोकल रिपोर्टर हैं कैराना के, और इन्होंने ही सबसे पहले खबर जो है ये लिखी थी। पुनीत, उस वक्त क्या था, अभी क्या है? उस वक्त समाजवादी की पार्टी थी, लॉ एंड ऑर्डर पर काफी कंट्रोल नहीं था, और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। गुंडों का आतंक इतना था कि सरेआम कैराना के व्यापारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कैराना के व्यापारियों में उस दौरान इतनी दहशत हो गई कि उन्हें यहाँ मजबूरन प्लान करना पड़ा। मार्केट में अगर आप दुकानें गिनो, अगर 20 दुकानें नजर आएंगी, 10 हिंदुओं की हैं, 10 मुसलमानों की, जहाँ पे खड़े हैं, और पलायन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये तो उन लोगों के मकानों में यहाँ जगह कम थी। मकान जो 10 लाख का बिकना था वो 40 लाख का बिका। अपनी जमीनों के पास जाकर उन्होंने मकान बना लिए। नाहिद हसन पर 17 मामले दर्ज हैं। वो फिलहाल जेल में हैं। 2 बार सांसद रह चुकी उनकी मां तबस्सुम हसन भूमिगत हैं।
इसके चलते उनकी बहन इकरा हसन लंदन में अपनी पढ़ाई छोड़कर कैराना लौटी हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं। कैराना विधानसभा में बीजेपी की प्रत्याशी और हुकुम सिंह की बेटी मृगांकिका सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। वो कहती हैं, कैराना का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। यहाँ पर मुद्दे हैं निरंतर विकास को गति देते रहना और उसे आगे बढ़ाना। कैराना की सियासी भट्टी में अगर नफरत के गुड़ बन रहे हों और उससे सियासी फायदा मिल रहा हो और वो नेताओं के लिए मीठा साबित हो रहा हो नफरत का गुड़, तो पलायन का मुद्दा उनके लिए जिंदा रखना मजबूरी है। यहाँ के लोगों के लिए पलायन का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे सियासी नेताओं के लिए अब भी ये मुद्दा बना हुआ है। कैराना से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये तो कैराना वो जगह है जहां से पलायन वाली बात शुरू हुई। इसी से जुड़ी हुई नाहिद हसन की बात हुई, इसी से जुड़ी हुई और भी तमाम बातें, पूरी सियासत यहां से गरमाई हुई है। लेकिन जिस चीज पर आप सियासत को टिकाए हुए हैं वो चीज जमीन पर है ही नहीं। फिर ऐसे में आप ही सोचिए कि बार बार इस मुद्दे का जिक्र करना, क्या ये जमीन जो वास्तविकता है उससे परे है। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है तौकीर रजा खान। आप इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। आपका नाम भी आया भड़काऊ भाषण देने में। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। तौकीर साहब, आप पर आरोप है कि आपने भड़काऊ भाषण दिया है। इस पर सबसे पहली बात आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि आपके भाषण में हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगाने की बात की गई है। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? देखिए, अब इस बयान पे मेरा कुछ बोलना कतई नामुनासिब है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि मैंने जो कुछ भी बोला है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर आप उसको सुन ले, किस संदर्भ में मैंने क्या कहा है, अगर एक बार उसको सुन लेंगे, आप नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कोई कट्टर से कट्टर मुस्लिम विरोधी भी अगर मेरी बात सुन लेगा तो वो मेरी बात की तायीद करेगा, मेरी बात की मुखालफत नहीं कर सकता। मैंने पावर की तो बात ही नहीं की। मैंने ये कहा कि वो हेट स्पीच वाले लोग, वो जो भड़का रहे थे अपने नौजवानों को तलवार बांटकर और ये कह रहे थे कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करना है, अपने नौजवानों को गोडसे बनाने की तरबियत जो लोग दे रहे थे, मैंने उनके लिए कहा था कि अगर हमारे नौजवान आपके इन तमाम चीजों से नाराज हो गए और हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो हमें अंदेशा है कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा और हम किसी भी हालत में अपने देश में गृह युद्ध नहीं होना देना चाहते, क्योंकि हम अपने देश से, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं। नहीं, एक तो सबसे पहली बात ये गृह युद्ध वाली बात, ऐसी बात ही क्यों करना। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। ये बात, ये आरोप आप पर लगा है। आपका वो भाषण की स्पीच आपने देखी होगी, उसको प्रसारित भी किया जा रहा है। ये भड़काऊ भाषण नहीं है क्या? अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, हिंदू नहीं, मैंने उन लोगों के लिए कहा था कि अगर हमारे नौजवान आपा खो देंगे, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो उन लोगों को जिन्होंने ये हेट स्पीच दी थी और उन लोगों को यकीनन हिंदुस्तान में जगह नहीं मिली, उन लोगों का ठिकाना जेल ही होना चाहिए। और अभी 2 गए हैं, बाकी लोगों को भी जेल जाना चाहिए। उस धर्म संसद में मैं ये समझता हूं कि सारे के सारे साधुओं के रूप में असल में राक्षस थे। एक ही साधु था जो उस धर्म संसद का बहिष्कार करके वॉकआउट करके बाहर गया था। मैं उनका सम्मान करता हूं और उन तमाम हिंदू लोगों का, उन डीजीपीस का, उन सेना प्रमुखों का आदर करता हूं और उनका स्वागत करता हूं जिन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन उन तमाम लोगों की बात सरकार ने नहीं सुनी, उन लोगों के खिलाफ न मुकदमा कायम किया न गिरफ्तार किया। मजबूर होकर मुझे अपने 20,000 नौजवानों को बुलाना पड़ा कि मैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, मैं 20 लाख एक बार में नहीं दे सकता। अगर मेरे खून से, मेरे नौजवानों के खून से आपकी प्यास बुझती है तो हम लोग मरने को तैयार हैं। मैंने अपने 20,000 नौजवान फील्ड में जमा किए और मैंने दावत दी कि आइए, हमें कत्ल कीजिए, चाहे अपनी पुलिस से करवाइए या अपने आतंकवादी गुंडों से करवाइए, हमारा नौजवान आपका हाथ भी नहीं पकड़ेगा,
हम इतने अमन का पैगाम दे रहे थे कि हम अपनी जान देने को तैयार हो गए अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए। नहीं, इसके बावजूद अगर कहा जाता है कि मैं हेट स्पीच दे रहा हूं, भड़काऊ भाषण कर रहा हूं, मैं अपने नौजवानों को अपने कंट्रोल में रखता हूं, ये मेरे अंदर ताकत है। मैं अपने नौजवानों को गांधीवादी बना सकता हूं, गोडसेवादी नहीं बना सकता। नहीं, ये देखिए ऐसा है तौकीर साहब, अगर आप भड़काऊ भाषण नहीं होने की बात करते हैं तो फिर आपने भी तो एक तरीके की हेट स्पीच ही दी है कि हमारे युवा कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं देखिए, थोड़ा सा इसमें ये समझिए कि रोजाना का ये तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है। कभी कुरान की बेहुरमती करते हैं, चौराहों पे कुरान को जलाया जाता है, कभी रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी अपने नौजवानों को भड़काते हैं कि मुसलमानों की लड़कियां भगा के ले आओ, उन्हें बहकाओ, उन्हें वर्गलाओ, उनसे शादी करो, 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। कभी कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दो। ये सब नौजवान कब तक सुनेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? आज हमने कंट्रोल में रखा हुआ है, कल अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो ये बताइए कि फिर देश की क्या सूरत हाल होगी। मैंने कहा हम लड़ सकते हैं, लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो हमारे साथ चलो, हम चाइना के बॉर्डर पे चल के लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कैलाश मानसरोवर चीन से आजाद कराने के लिए तैयार है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करा सकी। हम देश का नक्शा बदल सकते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलो। हमारे अंदर इतनी शक्ति भी है और इतनी हिम्मत भी है कि हम पाकिस्तान को वापस अपने हिंदुस्तान में मिला सकते हैं, देश का नक्शा बदल सकते हैं। तौकीर साहब, ये सब बात अभी सुनने में जरूर अच्छी लगती है, लेकिन इससे पहले भी आप पर कई बार आरोप लगे हैं भड़काऊ भाषण देने के और कुछ ऐसी बात बोलने की जो कि नहीं बोलनी चाहिए। मसलन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उनके लिए भी तो हमदर्दी वाली बातें आपने बोली हैं। लेकिन कू ऐप पर दर्शक निशिथा लिख रही हैं कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह वोटों के ध्रुवीकरण में दिलचस्पी लेने लगी है क्या? दर्शक सलमान सिद्दीकी लिखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को किनारे करके नफरत के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। अब मतदाता पर निर्भर करता है कि उसे क्या पसंद है। तौकीर जी, आपसे सीधा सवाल यही है कि अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप भी ध्रुवीकरण जो है उसको, पोलराइजेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? कि क्या आप क्रोध भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, ये बोल करके कि भाई देखो हमने रोक रखा है, हमारे लोग में भी क्रोध है पर हमने रोका हुआ है, बेकाबू हो गए तो? नहीं संकेत जी, क्रोध तो है, क्रोध तो है। अगर क्रोध ना होता तो उस क्रोध की वजह से हमने लड़ने की बात नहीं की, बल्कि हमने अपने क्रोध को और अपने नौजवानों के क्रोध को शांत करने के लिए हमने कहा कि हम अपनी जान देंगे। हम सर पे कफन बांध के आए, हमारे नौजवान सर पे कफन बांध के आए कि अगर तुम्हारे देश में शांति, अगर तुम्हारे खून की प्यास हमारे खून से बुझ सकती है तो अपने देश के अमन और शांति के लिए हम अपना खून तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अब ये मैं एकता का, भाईचारे का पैगाम दे रहा हूं या हेट फैला रहा हूं, ये फैसला देश की जनता ने करना चाहिए। मैं हिंदू और मुसलमान, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो हिंदू को मुसलमान से अलग करने की बात करता है वो हिंदुओं का और हिंदुस्तान का दुश्मन है, और जो मुसलमान इस किस्म की गुफ्तगू करता है, हिंदुओं से अलग रहने की बात करता है, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तौकीर रजा खान, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कैराना की जमीनी हकीकत क्या है, वहां के लोग बेहतर बताते हैं। अभी एक रिपोर्ट आपने देखी, एक और रिपोर्ट दिखाएंगे रवीश रंजन शुक्ला की।
मार्केट में अगर आप दुकानें गिनो, अगर 20 दुकानें नजर आएंगी, 10 हिंदुओं की हैं, 10 मुसलमानों की, जहाँ पे खड़े हैं। और पलायन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये तो उन लोगों के मकानों में यहाँ जगह कम थी। मकान जो 10 लाख का बिकना था वो 40 लाख का बिका। अपनी जमीनों के पास जाकर उन्होंने मकान बना लिए। तो जो यहाँ के बारे में बनाई है वो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम में कोई समस्या नहीं है। हाँ, रही बात बदमाशी की, यहाँ बदमाशी जरूर थी।